छेदीलाल कचौड़ी वाले का काम कई साल पुराना था। गर्मा गर्म तरी और मसाले में लिपटे आलू पर डाली हुई सेब भुजिया, साथ में छोटी छोटी गोल गोल कचौड़ी। दूर दूर से लोग छेदीलाल की कचौड़ी खाने उसकी छोटी सी दुकान पर आते थे। कचौड़ी आलू की प्रतीक्षा में सुबह 7 बजे ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। छेदीलाल थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए वो हर बात का उल्टा ही जवाब देता था। कुछ ग्राहक तो चुपचाप कचौड़ी आलू लेते और पैसे देकर साइड हो जाते, पर अगर कोई ग्राहक छेदीलाल से कोई सवाल कर ले तो भैया उसकी शामत आनी ही है। भैया थोड़ी जल्दी दे दो, ऑफिस को लेट हो रहा है एक्चुअली। जल्दी दे दो? ओ भैया ओ, ऑफिस तुम्हारा लेट हो रहा है तो मैं अपना नियम क्यों तोड़ूं? हैं? लाइन में आओ, लाइन में। उन भाई साहब के पीछे हो ना, उनके बाद नंबर आएगा। भैया उन्होंने बोला कि आप मेरे नंबर पर ले लो। हाँ भैया मैंने बोला इन्हें ऑफिस को लेट हो रहा था, इनके बाद ले लूंगा मैं। है इनके बाद नहीं, अब उन सबके बाद जो लाइन में खड़े हैं। अब सबसे आखिर में मिलेगी तुम्हें कचौड़ी, समझे? चलो भैया आ गया, किसका नंबर है? जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। भैया ये कचौड़ी वाला बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, हम तो इसीलिए बहस नहीं करते। कचौड़ियाँ बढ़िया बनाता है, इसलिए चुपचाप कचौड़ी लेते और चले जाते हैं। बहन जी सही कह रही है, ये कचौड़ी वाला मनमर्जी का है, जो इसका मन कहता है वही करता है। ओ बहन जी ओ, कचौड़ी लेनी है तो आ गया। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ किसी विषय को लेकर बातें और चर्चा के लिए कुर्सी मेज लगाओ। छेदीलाल का ग्राहकों से बात करने का यही तरीका था और उसकी कचौड़ी का स्वाद उसकी इस कमी को ढक देता था। कभी कभी छेदीलाल के मित्र जो उसे काफी समय से जानते थे, उसे समझाते तो वो उन्हें ज्ञान देने लगता। यार छेदी, तेरा ग्राहकों से बात करने का तरीका बहुत ही गुस्सैल है रे, इससे तेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। मेरी मान तू अपने गुस्से पर थोड़ी लगाम लगा, वरना किसी दिन तेरा गुस्सा तुझ पर भारी ना पड़ जाए, बता रहा हूँ। गुस्सा तो बाद में भारी पड़ेगा, अभी तो तुम मेरी दुकान के लिए भी भारी पड़ रहा है। पहले तो उतर मेरी दुकान से, और सुन दिख मत जाइयो आज के बाद मेरी दुकान पर, समझा? बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। और हाँ, जो कचौड़ी पेली है उसके 40 रुपए देता जा। छेदीलाल के गुस्से की वजह से उसके दोस्तों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। अब छेदीलाल की कचौड़ी तो मशहूर थी ही, तो कुछ फूड ब्लॉगर भी उसकी दुकान पर वीडियो बनाने आ ही जाते थे। भैया ये कचौड़ी और आलू की सब्जी आप खुद बनाते हो? तो भैया तुम्हें क्या लगता है कि कंप्यूटर बना देता है ये कचौड़ी और सब्जी? है मतलब कंप्यूटर को बोलो बना दो तो बन गई? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आप तो नाराज हो गए। भैया आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो तो जवाब भी तो ऐसे मिलेगा ना। एक सवाल और भैया, आपकी दुकान रात में भी खुलती है या सिर्फ दिन में ही खुलती है? रात में मेरा भूत बेचता है कचौड़ी आलू। तुम सोते हो रात में कि जगते हो? हाँ मैं तो सोता हूँ। तो मैं ना सोऊं फिर रात में? है बताओ। भैया आप तो हर बात में गुस्सा दिखा रहे हो। भैया गुस्सा तो आएगा ही, दुकानदारी के बीच में तुम इतने सवाल किए जा रहे हो, अब मैं हर सवाल का उत्तर याद थोड़ी रखूंगा। छेदीलाल के गुस्से का जब किसी को पता नहीं होता था तो वो इंसान उसकी दुकान पर आकर मुंह की खाता था। एक दिन छेदीलाल की दुकान पर एक नया ग्राहक आया, उसने कचौड़ी को हाथ से छू लिया तो बस छेदीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भैया कचौड़ी में दिल ज्यादा नहीं है क्या? भैया छुई कैसे तूने? हैं बता, कचौड़ी को छुआ कैसे? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाए होंगे, यहाँ वहाँ खुजाया होगा, उन्हीं हाथों से छू ली कचौड़ी। हाँ तो गलती से छू ली, मैं तो एक कचौड़ी खाने आया था। एक नहीं, अब सारी कचौड़ी तुम्हें खानी पड़ेंगी, बता रहा हूँ। अब ये सारी कचौड़ी तुम्हारी है, उठाओ ये सारी कचौड़ी। उठाओ नहीं, पैसे मत दो, बस ऐसे ही उठा कर ले जाओ, तुम्हारे चाचा की दुकान है? आए और कचौड़ी छू छा कर 10 सवाल पूछे और निकल लिए। अरे जब खानी नहीं होती तो आते क्यों दुकान पे? है चल भागे यहाँ से, फुट ले। बड़ा है मेरी कचौड़ी का तेल नापने वाला, बोल तो ऐसे रहा जैसे मुंह में तराजू ठूस कर आया है कि खाते ही तेल का माप पता चल जाएगा इसको। लो भैया लो, तुम्हारी 4 कचौड़ी। ठंडी तो नहीं है ना? ये ठंडी है, खाकर बताओ। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे तो मैं भी तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि खाकर देखो गर्म है या ठंडी, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ। अरे आप पैसा देकर चीज खरीद रहे हो तो ग्राहक की सुविधा का भी तो ध्यान रखना है। सही है गर्म है ना? सही है गर्म है ना? हाँ बहुत गर्म है। ग्राहक झूठ बोल रहा था, सच तो ये था कि कचौड़ी बहुत ठंडी थी। भैया तुमने ठंडी कचौड़ी को गर्म क्यों बोला, बताओ? अरे भाई अब पैसे दे चुका था, कौन बहस करे इस गुस्सैल कचौड़ी वाले से। मैं तो लास्ट बार खा रहा हूँ यहाँ से, अब तो मैं इसकी दुकान से कचौड़ी खाने कभी ना हो। इतना लड़ाकू किस्म का इंसान है कचौड़ी वाला। कहते हैं गुस्सा इंसान का बहुत कुछ तबाह कर देता है। ऐसे ही एक दिन छेदीलाल ने दुकान पर आए एक ग्राहक को गाली तक दे दी। भैया आपकी दुकान पर रोजाना इतने लोग आते हैं, विश्वास पर आपसे कचौड़ी आलू लेकर खाते हैं, कम से कम आप उनकी सेहत का तो ख्याल रखते हुए साफ सफाई तो रखा करो भाई। आपकी आधी सब्जी तो बाहर गिरी रहती है, देखो कितनी मक्खियां ऊपर घूम रही हैं, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अबे तो तू क्यों स्वास्थ्य विभाग का अफसर बन रहा है बे, जो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अरे भाई हो, तुम तो लड़ने पे उतारू हो गए, मैं तो सिर्फ साफ सफाई के लिए बोल रहा था। अबे तो बोला कैसे तूने? है आज तक तो किसी ने नहीं बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बता तू कैसे हिम्मत कर रहा है बे? छेदीलाल ग्राहक को अपशब्द कहने लगा। अबे ओ बोल कैसे रहा है बे, गाली कैसे दे रहा है? एक तो गंदा सामान पब्लिक को खिलाता है, सब दिखता है सोशल मीडिया पर। तुम्हारी दुकान में कितनी गंदगी रखते हो तुम,
गटर के ऊपर दुकान बना रखी है, गटर के पानी से ही सब्जी कचौड़ी बनाते होगे। ग्राहक कुछ ज्यादा ही बोल गया। फिर तो छेदीलाल ग्राहक को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगा। बात हाथापाई पर आती इससे पहले कुछ लोगों ने ग्राहक को दुकान से दूर कर दिया। छेदीलाल उस दिन थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि कचौड़ी उसके पिता के जमाने से उसी छोटी सी दुकान पर बिकती आ रही थी, पर किसी ने भी आज तक इस तरह की बात नहीं कही थी। शाम को ग्राहक अपने अपने घर चले गए, पर छेदीलाल का मन दुकान से जाने का नहीं हुआ। छेदीलाल मायूस था। शायद उस दिन उसकी दुकान पर वो सब हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। छेदीलाल एक 60 साल का आदमी था। उम्र के साथ शायद उसका गुस्सा बढ़ गया था। छेदीलाल का वही दोस्त जिसे उसने कुछ दिन पहले दुकान से निकाल दिया था दोबारा आया। छेदीलाल कैसे हो तुम? तुम्हारी वीडियो देखी आज, किसी ने सोशल मीडिया पर डाली है। भैया क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो सब फोन में आ गया क्या? हाँ मित्र, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो मेरी बात को गलत मत समझना, बता रहा हूँ। ग्राहक भगवान समान होते हैं। अगर ग्राहक नाराज हो गया ना तो समझो भगवान ही रूठ गया। देखो छेदी, तुम्हारी कचौड़ी का स्वाद तो बेमिसाल है, और लोगों को स्वाद के साथ थोड़ा आदर भी चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी बात पूरे शहर में फैल जाती, समझे? अगर तुमने खुद को नहीं बदला ना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुकान पे भीड़ नहीं बदनामी होगी, समझे? हाँ यार, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे सच में गलती पे था। सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। पिताजी की मेहनत, मेरी दुकान, वो भीड़, और आज वो सब गालियों में दब गया। भैया अब भी समय दोस्त, बदल सकते हो तो बदल लो। गुस्से को छोड़ दो, ग्राहकों को अपनाओ, और सबसे जरूरी बात, अपनी दुकान की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखो। लोग प्यार से भी सीख लेते हैं, गुस्से से नहीं। उस दिन के बाद छेदीलाल ने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। अगली सुबह उसकी दुकान पर सफेदी हुई। साफ दीवारें, साफ फर्नीचर और बर्तन, और एक छोटी सी पंक्ति में लगे फूलों के गमले। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, छेदीलाल मुस्कुराकर लोगों से बात कर रहा था। धीरे धीरे छेदीलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। सोशल मीडिया पर छेदीलाल का नया रूप वायरल हो गया। गुस्सैल नहीं, मुस्कुराते कचौड़ी वाला। कहते हैं बदलाव कभी देर से आए तो भी अच्छा होता है, बस बदलाव सच्चे दिल से होना चाहिए। चंदू एक चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था और जैसे ही ट्रेन चल देती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था, उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। ए कमाल करते हो बिहारी लाल, मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो। यार तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, समझे, और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो, समझे, वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लाओ ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन, उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी। इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का एसीपी। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया। इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा? तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय, कुछ भी बेचो। खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा? बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं? चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली
और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे ये। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया? सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा अभी तो 10 रुपए का 4 नहीं 10 लाख का 1 बेचूंगा मोटे। खाना है तो खाओ वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से, खा लो तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, और अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्दजात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार ली। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000। ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यही चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए। ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो तू ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था। चल मेरे साथ। आरपीएफ वाला उसे थाने ले गया। वहाँ उसे वही एसीपी मिला। सर, यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी तो पकड़े जाना ही है।
ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ? ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियाँ तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी।
लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई, तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई? है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकौड़े खाए थे। वो ऐसे पकौड़े बनाता है, इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहां आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।